शादी का माहौल था। चारों ओर रोशनी, फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट खाना, लोगों की चहल पहल चल रही थी। तभी पंडित जी ने आवाज दी, दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले आइए। दूल्हा आशीष और दुल्हन प्रिया मंडप में आ गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फेरे लेने लगे। तभी प्रिया को अचानक चक्कर आने लगे और उसकी सांसें फूलने लगी और वो मंडप में ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और अपना गला पकड़ते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगी कि तभी उसकी मौत हो गई। प्रिया की मां मंडप में जोर जोर से रोने लगी। एक खुशी का माहौल, एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसका सबसे बड़ा दिन होता है, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लेकिन क्या होगा अगर यही दिन उसके लिए मातम का दिन बन जाए? एक लड़की अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को जीने जा रही थी। आखिर कैसे हुई इस लड़की की मौत? क्या वो किसी बीमारी की चपेट में आ गई थी या किसी की साजिश का शिकार हुई थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रिया बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रिया! शादी में आए एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया। हेलो सर, मैं शुभ भवन डेकोरेटर से मैनेजर बात कर रहा हूँ। सर, हम वृंदावन नगर में एक शादी अटेंड करने आए थे, लेकिन यहाँ शादी से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है, हम अभी वहाँ आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल शादी वाले घर पर पहुंचे। उन्होंने प्रिया के शरीर को देखा तो पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे पड़े थे। इंस्पेक्टर राठौर ने प्रिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आशीष, प्रिया की शादी तुमसे ही होने वाली थी ना? हाँ सर, हमारी लव मैरिज होने वाली थी। पिछले 1 साल से हम रिलेशनशिप में थे और शादी के दिन ही ऐसा हो गया। क्या प्रिया को कोई बीमारी थी? नहीं सर, प्रिया तो बिल्कुल ठीक थी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूछताछ की और वहां से चले गए। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि प्रिया की मौत किसी जहर से नहीं बल्कि एलर्जी से हुई है। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। शादी में ऐसा क्या था जिससे प्रिया को एलर्जी थी? और अगर ऐसी कोई बात थी तो उसकी माँ को तो जरूर पता होगी। शादी के मंडप में जो जो चीजें थीं, उसे जांच के लिए लेकर आओ। मैं जानता हूं कि आप अभी कुछ बताने की हालत में नहीं हैं, लेकिन मुझे अपना काम करना होगा। क्या प्रिया को किसी चीज से एलर्जी थी जिसके खाते ही या सूंघते ही प्रिया बीमार पड़ती थी? उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी? नहीं बेटा, प्रिया को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी बात से प्रिया को तकलीफ हुई हो? प्रिया की मां ने बताया कि एक बार प्रिया और उसकी मां होटल में खाना खाने गए थे तो वहां प्रिया की तबीयत खराब हो गई थी। उसकी मां ने पूछा तो प्रिया ने कहा कि उसे किसी चीज की खुशबू से परेशानी हो रही थी, इसलिए वो वहां से चली आई, लेकिन उसने एलर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर राठौर ने प्रिया की मां से बताया और फॉरेंसिक लैब में जाकर साइंटिस्ट से बात की और उन्हें बताया कि प्रिया ने शायद कुछ ऐसा खा लिया था जिससे उसे एलर्जी थी, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया कि प्रिया ने कुछ भी खाया ही नहीं था, उसने सिर्फ पानी पिया था। तो क्या कहीं पानी में कुछ मिला हुआ तो नहीं था? नहीं, पानी बिल्कुल प्योर था। पानी का कोई रिएक्शन बॉडी पर नहीं है। फिलहाल हम मंडप से लाई चीजों को देख रहे हैं, शायद उसमें कुछ हो। राठौर और कामिनी वहां से चले गए। साइंटिस्ट जब चीजों को देख रहे थे तो दुल्हन की पहनी हुई वरमाला उनके हाथ लगी। साइंटिस्ट ने जब वरमाला को देखा तो उसके फूलों के बीच एक केतकी का फूल मिला। ये बात साइंटिस्ट ने इंस्पेक्टर राठौर को बताई। सर, लेकिन जितना मुझे पता है, शादी के वरमाला में या किसी भी शुभ काम में केतकी का फूल यूज नहीं करते। तो प्रिया की वरमाला में ये फूल कहाँ से आ गया? और सिर्फ प्रिया के ही वरमाला में क्यों? आशीष की वरमाला में क्यों नहीं? ये तो हमें उस स्टोर में जाकर ही पता चलेगा जहां से ये वरमाला ऑर्डर की गई थी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वरमाला के स्टोर पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्टोर के मालिक से बात की। लेकिन सर, आप जिस फूल की बात कर रहे हैं वो फूल हम अपने स्टोर पर रखते ही नहीं हैं। आप चाहें तो पूरे स्टोर की तलाशी ले सकते हैं। केतकी का फूल शुभ काम में यूज नहीं होता, हम जानते हैं।
तो क्या वो फूल अपने आप ही वरमाला में जाकर बैठ गया? ये काम आपके ही किसी स्टोर में काम करने वाले आदमी का है। उसकी वजह से एक लड़की की मौत हुई है। नहीं सर, मेरे यहाँ जो भी वर्कर्स हैं सभी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ये हम पता लगाएंगे कि कौन कितना ईमानदार है। राठौर और कामिनी वहां से चले गए और सीधा प्रिया के घर आए। माफ कीजिए आंटी, लेकिन हमें प्रिया के रूम की तलाशी लेनी है। कामिनी और लालू पटेल प्रिया के रूम में गए और तलाशी लेने लगे। कामिनी को रूम में एक फोटो मिली जो थोड़ी पुरानी थी। उसमें प्रिया किसी और के साथ थी, शादी की जोड़े में। कामिनी वो तस्वीर बाहर लेकर आई और प्रिया की माँ से पूछा कि प्रिया के साथ ये दूसरा लड़का कौन है। ये सुमित है। प्रिया की शादी पहले इससे होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही प्रिया को सुमित की सच्चाई पता चली कि वो नशा करता है, जुआ खेलता है और लड़कियों का भी शौक रखता है। इसीलिए प्रिया ने मंडप में ही शादी तोड़ दी थी। उस दिन के बाद से हमें ना तो सुमित की कोई खबर है और ना ही उसके परिवार की। लेकिन सर, इस बात को तो 2 साल गुजर गए हैं। इसका प्रिया की मौत से क्या संबंध? राठौर और कामिनी बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन राठौर के मन में बार बार आ रहा था कि प्रिया का कातिल सुमित ही है। पुलिस को शक है कि सुमित ने ही प्रिया को मारा है, लेकिन अगर सुमित वहां आया होता तो किसी ने तो उसे पहचान लिया होता। क्या सुमित ने ही प्रिया को मारा था या सुमित की आड़ में किसी और ने यह सब किया है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि जरूर सुमित ने ही प्रिया को मारा होगा, नहीं तो और कोई क्यों प्रिया को मारना चाहेगा? एक काम करो कामिनी, प्रिया और आशीष की वेडिंग की डीवीडी लेकर आओ। अगर सुमित मंडप में आया होगा तो डीवीडी में जरूर दिखेगा। कामिनी ने लालू पटेल को डीवीडी लाने के लिए भेज दिया। जब तक कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर पुलिस स्टेशन पहुंचते, तब तक लालू पटेल प्रिया की मां के पास से डीवीडी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने वीडियो देखा और वीडियो देखते ही इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ। वो जल्दी से प्रिया की मां के घर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रिया की मां बेहोश पड़ी है और 2 लोग आशीष को किडनैप करके ले जा रहे हैं और आशीष चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ दो। वो लोग आशीष को गाड़ी में लेकर जंगल की ओर भाग गए। राठौर और कामिनी ने उनका पीछा किया। लालू पटेल प्रिया की मां को हॉस्पिटल लेकर गए। थोड़ी देर आगे जाने के बाद कामिनी ने देखा कि वो किडनैपर आशीष को पकड़कर एक पेड़ से बांध रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां गए। वो 2 गुंडे और राठौर के बीच हाथापाई हुई। इंस्पेक्टर राठौर ने दोनों गुंडों को मारा और हथकड़ी लगाई। कामिनी ने आशीष की बंधी रस्सी खोली। अच्छा हुआ सर, आप लोग आ गए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालते। ऐसे कैसे मार देते? मारने को कहा होता तभी तो मारते। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? और वो सुमित मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अब वो तो तुम्हें ही पता होगा। मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे। इंस्पेक्टर ने आशीष को एक जोर का थप्पड़ मारा और उसे अरेस्ट कर लिया। अब बताओ क्यों किया ये सब तुमने? प्रिया से तो तुम्हारी शादी हो रही थी ना, तो ये सब क्यों? बोलो मिस्टर सुमित। हाँ, मैं ही सुमित हूँ। प्रिया ने जब मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। पूरे शहर में हमारी बदनामी हुई थी। आते जाते लोग हम पर हंसते थे। ये बात मेरे घर वाले सह नहीं पाए। आशीष ने बताया कि उसकी फैमिली और वो रातों रात घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए, लेकिन बदले की आग ने सुमित को चैन से जीने नहीं दिया। वो मन ही मन प्रिया से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। इसीलिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी के मंडप में वरमाला पहनाते वक्त उसकी वरमाला में सुमित ने ही केतकी का फूल रखा था, क्योंकि वो जानता था कि प्रिया को केतकी के फूल से एलर्जी है। प्रिया ने तुमसे रिश्ता तोड़ा क्योंकि तुम गलत थे और अभी भी हो। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, इसके हाथ पर एक निशान है और यही निशान सुमित के हाथ पर भी था। वीडियो में देखा था मैंने, तभी मुझे इस पर शक हुआ कि यही सुमित है, प्रिया का कातिल। वाह सर, लाजवाब।
अपना तो ऐसा ही है कामिनी। सुमित ने अपने बदले की आग में अपनी पूरी जिंदगी खराब की और साथ ही प्रिया की जिंदगी भी छीन ली। इसलिए हमेशा सावधान रहें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें। शहर के मशहूर बाजार के बीचों बीच एक बड़ा सा जनरल स्टोर था, जहाँ के मालिक हेमंत और नौकर राजू के बीच बहस हो रही थी। हेमंत का दूसरा नौकर संजू के झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तुझे अगर काम नहीं करना है तो छोड़कर चला जा। काम करना है सर, और मैं काम करता भी हूँ, पर आप बेवजह मेरे काम में कमी निकालते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मनी है आपकी मुझसे। शांत हो जा राजू। नहीं संजू, बोलने दो इसे। और मैं बेवजह कमी नहीं निकालता। मैंने तुझसे कहा था कि अचार और जैम के डिब्बे अलग अलग रखने हैं, लेकिन जैम का डिब्बा अचार के बीच में रखा हुआ था। क्यों? ओफो, तो एक डिब्बा इधर से उधर हो जाने से क्या आफत आ गई? तू एक काम कर, तू अपना ये एटीट्यूड ले और कहीं और जाकर काम कर। मैं नहीं रख पाऊंगा तुझे। मालिक आप शांत हो जाइए, मैं समझा दूंगा इसे। और राजू, जैसा काम कहा जाए वैसा ही करना होता है। कस्टमर्स को दिक्कत होती है ना, समझा कर। अब चल यहाँ से, काम पर लग जा। ये आखिरी बार है जब तुमने इसे मुझसे बचाया है संजू। अगली बार मैं इसे लात मार कर निकाल दूंगा। कहते हैं कि गुस्सा उबलते हुए पानी के जैसा होता है, जिसमें इंसान को अपना अक्स दिखाई नहीं देता। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी। हमारी आज की कहानी गुस्से और गलतफहमी के बारे में है, जिसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। अगली सुबह जब हेमंत अपने जनरल स्टोर पहुंचा, तो उसने देखा कि दुकान का काफी सामान बिखरा पड़ा है और कुछ सामान गायब भी है। वो घबरा गया। उसने फौरन स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने की कोशिश की, लेकिन कल शाम से लेकर आज सुबह तक की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। इतने में संजू वहाँ पहुँच गया। मालिक, ये क्या हो गया? और राजू कहाँ है? मुझे क्या पता, वो नहीं आया। लगता है ये सब उसी का काम है। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। राजू चोरी नहीं कर सकता। अब कोई शक बाकी है। सीसीटीवी फुटेज गायब है और राजू भी। मैंने कहा था ना, ये लड़का एक दिन बड़ी गड़बड़ करेगा। हेमंत ने फोन उठाकर सीधे पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौड़ और उनकी साथी सब इंस्पेक्टर कामिनी जनरल स्टोर में पहुंच गए। हेमंत ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने पूरे स्टोर का जायजा लिया। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट और तुम्हारा नौकर गायब। ये मामला कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा है। लगता है तुम्हारे नौकर का ही काम है ये। कभी भी कुछ भी बिल्कुल साफ नहीं होता, कुछ न कुछ हमेशा छुपा होता है। पर सर, ये वही कर सकता है। मैंने कल उसे डांटा था ना, तो वो उसी का बदला ले रहा है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जो बाहर से बंद था। दरवाजे पर एक मोटा ताला लगा हुआ था। ये दरवाजा कहाँ खुलता है? ये तो हमारे बेसमेंट का दरवाजा है। वहाँ हमारा छोटा सा गोडाउन है। ताला खोलो। हेमंत चाबी निकालता है और ताला खोलता है। जब दरवाजा खुलता है तो सीढ़ियों के नीचे का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक लाश पड़ी थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राजू की ही थी। राजू? ये कैसे हो सकता है? राजू यहाँ? तुम दोनों को हिरासत में लिया जाता है। अभी के लिए तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमें सच में कुछ नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। बिलीव मी, मैं अगर उसे मारता तो अपने ही स्टोर में क्यों रखता। पुलिस ने हेमंत और संजू को हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और राठौड़ ने फिर से उनसे पूछताछ शुरू की। ठीक से बताओ, कल रात क्या हुआ था? कल राजू को ही स्टोर लॉक करना था। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। हाँ, कल रात बंद करने की बारी राजू की थी। मैं और संजू पहले ही चले गए थे। हम दोनों ने कुछ नहीं किया सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे स्टोर में तुम्हारे ही नौकर की हत्या हो जाए
और तुम्हें कुछ पता ही ना चले। सर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और राजू के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ ही देर में राजू के माता पिता, उसका भाई रवि और मंगेतर सीमा पुलिस स्टेशन पहुँचे। मेरा राजू, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता था। ये सब कैसे हो गया? मेरी शादी होने वाली थी राजू से, अब मैं क्या करूंगी? इस हेमंत को आपने बिठा क्यों रखा है? यही मेरे भाई का कातिल है, इसे फांसी दीजिए। आप शांत रहिए, मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। इन सभी चीजों का एक प्रोसीजर होता है। हमें हमारा बेटा वापस दो, हम उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। आप लोग मुर्दा घर जाकर उसकी बॉडी ले सकते हैं। राजू के माता पिता, भाई और मंगेतर मुर्दा घर की ओर निकल गए। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उनके जाने के कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इंस्पेक्टर राठौर ने रिपोर्ट देखी और बोले, कामिनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। राजू की मौत जहर से हुई थी। उसे कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया था। तो इस हेमंत ने उसे जहर देकर मारा है। पर हेमंत उसे जहर देकर क्यों मारेगा? कितने और तरीके थे उसे मारने के। गोली, चाकू, जहर का इस्तेमाल क्यों किया? सर, कल तो हेमंत ने राजू को बहुत डांटा था ना, तो राजू भला उसके हाथ से कुछ क्यों पिएगा? मतलब शक की सुई अब संजू की तरफ घूम रही है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो। हमें राजू के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। हो सकता है कि जिन लोगों पर हमें बिल्कुल भी शक न हो, वही इन सब के पीछे हो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी राजू के अंतिम संस्कार में पहुंचे। राजू के परिवार के लोग गहरे दुख में थे, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राठौर की नजर रामदास और उसके भाई रवि पर पड़ी। वो दोनों एक किनारे में खड़े होकर किसी बीमे की रकम के बारे में बात कर रहे थे। पापा, बीमा की रकम का ध्यान रखिएगा, वरना ये पुलिस वाले आप जानते हैं ना, सब हड़प लेंगे। 50 लाख छोटी रकम नहीं होती। 50 लाख? इतना महंगा बीमा कहाँ से आया? इंस्पेक्टर ने सीधे जाकर रामदास से सवाल किया, ये इतना बड़ा बीमा किसने करवाया था? राजू खुद तो नहीं करवा सकता। वो उसके मालिक हेमंत ने कराया था। बड़ा दिलदार मालिक है। पैसा किसे मिलेगा? पैसा पिताजी को मिलेगा। रामदास जी, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या बेतुकी बात है? आप मेरे पिताजी पर शक कर रहे हैं? कातिल तो हेमंत है ना, उससे जाकर पूछताछ कीजिए ना। रवि, हम बस अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जैसा कहा जा रहा है वैसा करिए। उसके बाद कामिनी ने राजू की मंगेतर से बात की। वहीं इंस्पेक्टर राठौर ने जनरल स्टोर के पास के दुकानों की सीसीटीवी कैमरों की उस रात की फुटेज ली और पुलिस स्टेशन जाकर आराम से देखने लगा। पता चला कि उस रात एक आदमी जनरल स्टोर में आया था। ये क्या? ये आदमी इस जनरल स्टोर में जा रहा है? अरे यार, इसने तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा है। फिर उसने थोड़ी देर पहले की फुटेज देखी। उसमें वो आदमी एक शराब की दुकान पर दिख रहा था। वो शराब खरीद रहा है। राजू को जहर भी किसी पीने वाली चीज में ही दिया गया था। फिर एक मेडिकल स्टोर की फुटेज आई, जहां उसने एक छोटी सी बोतल खरीदी। ये क्या है? जो राजू के शरीर में पाया गया था। यानी यही आदमी कातिल है। वैसे सर, फुटेज में समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी है या औरत। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। एक काम करो, सबको बुलाओ। सबको? जी हाँ, सबको। हम कातिल के बहुत करीब हैं, लेकिन उससे पहले जरा इन सबके राजू के साथ हुए कॉल्स और मैसेजेस निकालो। ठीक है सर। तभी वहाँ कामिनी भी आ गई, जो एक नई खबर लेकर आई थी, जिससे केस पानी की तरह साफ हो गया। ऐसी बात है तो फौरन सबको बुलाओ।
आज पर्दाफाश होकर रहेगा। बड़े शातिर बनते हैं लोग। पुलिस स्टेशन में माहौल तनावपूर्ण था। इंस्पेक्टर राठौर ने राजू के परिवार को बुलवाया। राजू की माँ, पिता, भाई रवि और उसकी मंगेतर सब वहाँ पर इकट्ठा हो गए। जी बताइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जी बिल्कुल। तो बताइए ना, सस्पेंस क्या बना रहे हैं? हाँ रवि, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है? हमें पता चल गया है कि राजू की हत्या तुमने ही की है। अब तुम अपने मुंह से सच बताओ कि तुमने ये क्यों किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे यार खुद बता दो, वरना बता दो हम भी सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या कह रहे हैं। सौतेले भाई हो इसीलिए नहीं बोल पा रहे हो। ये सुनकर रवि का खून खौल उठा और वो चिल्लाया। हाँ, मैं सगा नहीं हूँ, इसीलिए इन लोगों ने मेरी शादी सीमा से नहीं होने दी। ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें कभी सौतेला नहीं माना। सिर्फ कहने से क्या होता है, बर्ताव तो आपने वैसा ही किया ना। मैं सीमा को पसंद करता था, लेकिन आप लोग राजू की शादी उससे करवा रहे थे। तुमने उस रात राजू को शराब पीने के बहाने से मिलने के लिए बुलाया और उसे जहर देकर मार दिया। हाँ, और मैंने सारे सबूत भी मिटा दिए थे। कॉल्स और मैसेजेस सब डिलीट कर दिए थे। बेटा, पुलिस के लिए कुछ भी डिलीट नहीं होता, सब कुछ रिकवर हो जाता है। हमने कभी तुझे सौतेला नहीं माना, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू सौतेला ही है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आप नहीं समझ सकती कि मैं कितना अकेला था। अकेले थे तो भाई को मार डालोगे? मैं राजू को पसंद करती थी हमेशा से। इसमें सगे सौतेले का कोई लेना देना नहीं था। रवि अब अपने किए पर पछताने लगा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी और रवि के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर रवि सीमा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करके मूव ऑन कर लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीज उसके सिर पर सवार हो गई और उसने सब कुछ भूलकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसीलिए ठंडे दिमाग से काम ले, रिश्तों को अहमियत दे, वरना अंत रवि जैसा होता है।